नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी राजस्थान के जयपुर शहर की है। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपका दिल दहल उठेगा। सुबह के समय जयपुर के आमेर चौराहे पर ट्रैफिक का भारी हंगामा था। हॉर्न की आवाजें, गाड़ियों की लंबी कतारें और लोगों की बेचैनी माहौल को और भी बोझिल बना रही थीं। इन्हीं गाड़ियों में एक सफेद रंग की चमचमाती फॉर्च्यूनर कार भी फंसी हुई थी। इस कार में बैठे थे मशहूर बिजनेसमैन आदित्य शर्मा, जो अपने ड्राइवर सूरज भाई के साथ दिल्ली की एक महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए जा रहे थे। आदित्य ने मुस्कुराकर ड्राइवर से कहा, सूरज भाई आराम से चलो, देखो सामने कितनी भीड़ है, जल्दबाजी का कोई फायदा नहीं, मीटिंग में अभी बहुत समय है। ड्राइवर ने कार रोक दी। आदित्य ने बाहर देखा तो सड़क किनारे कुछ महिलाएं खड़ी थीं। फटे पुराने कपड़ों में, चेहरों पर थकान और मजबूरी के साफ निशान। उनके साथ छोटे छोटे बच्चे थे जो मैले कपड़ों में इधर उधर दौड़ रहे थे। यह दृश्य देखकर आदित्य का दिल पसीज गया। वह हमेशा से ही गरीबों की मदद करने वाले और दयालु स्वभाव के इंसान थे। उन्होंने तुरंत जेब से पर्स निकाला और ड्राइवर से कहा, शीशा नीचे करो। आदित्य ने हर महिला को 500 रुपए दिए और नरमी से कहा, ये लो बहन जी, अपने बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का सामान ले लेना। औरतों की आंखों में आंसू आ गए। वे दुआएं देती हुई धीरे धीरे वहां से चली गईं। अभी गाड़ी आगे बढ़ने ही वाली थी कि एक औरत कार की खिड़की पर दस्तक देने लगी और बोली, साहब मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। आदित्य ने चौंक कर उस औरत की तरफ देखा। उसका चेहरा धूल और थकान से भरा हुआ था, मगर कहीं ना कहीं जाना पहचाना सा लगा। उन्होंने गौर से देखा और अचानक बोल उठे, अरे अनिका, तुम अनिका ही हो ना? वह औरत रुक गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने धीमी आवाज में कहा, हां मैं ही अनिका हूं। यह सुनते ही आदित्य के दिल पर जैसे हथौड़ा पड़ा। यह कोई और नहीं बल्कि उनकी पूर्व पत्नी अनिका वर्मा थी, जिससे उनका 4 साल पहले तलाक हो चुका था। आदित्य के होंठ कांपने लगे। उन्होंने पूछा, अनिका ये हालत कैसे? तुम तो एक बड़े घराने की बेटी थी। कोर्ट में जब अलगाव हुआ था तो तुम्हें 50 लाख रुपए भी मिले थे, फिर भी आज तुम सड़क पर भीख मांगने पर मजबूर क्यों हो? अनिका की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, आदित्य मुझे जरा सा समय दो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। आदित्य ने ड्राइवर को इशारा किया, पीछे का दरवाजा खोलो। दरवाजा खुला और अनिका धीरे से कार में बैठ गई। लेकिन यह दृश्य देखकर आसपास खड़े दुकानदार और राहगीर चौंक गए। कानाफूसियां शुरू हो गईं। ये अमीर आदमी एक भिखारी औरत को गाड़ी में क्यों बैठा रहा है? कुछ ही मिनटों में भीड़ जमा हो गई। सवाल, शक और फुसफुसाहटें चारों तरफ गूंजने लगीं और आदित्य के दिल में एक ही सवाल बार बार दस्तक देने लगा, 4 साल बाद ये औरत फिर मेरी जिंदगी में क्यों आई है? भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लगी। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। यह आदमी इस औरत को कहां ले जा रहा है? कहीं कोई गलत इरादा तो नहीं? वहीं पर खड़ी कुछ महिलाएं जो पहले भीख मांग रही थीं, भी आगे आ गईं। उन्होंने अनिका से सवाल किया, तुम इस आदमी के साथ क्यों जा रही हो? क्या यह तुम्हें जबरदस्ती ले जा रहा है? वहां खड़ा हर शख्स आदित्य पर शक की नजर डाल रहा था और कुछ लोग सीधे कहने लगे, भाई साहब आप यह क्या कर रहे हैं? यह सब देखकर अनिका तुरंत बोली, रुकिए, ये मेरे पूर्व पति आदित्य शर्मा हैं। मैं अपनी मर्जी से इनके साथ जा रही हूं, यह मुझ पर कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे। अनिका की बात सुनकर भीड़ थोड़ी शांत हुई, लेकिन कानाफूसी अब भी बंद नहीं हुई थी। कुछ लोग कह रहे थे, यह तो बड़ा आदमी लगता है, इसने इस गरीब औरत को अपनी कार में क्यों बिठाया? जरूर कोई बात है। आदित्य ने यह सब सुना तो गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने खुद को शांत रखा, क्योंकि वे जानते थे कि अगर बहस की तो मामला और बिगड़ जाएगा। उन्होंने अनिका से कहा, चलो हम यहां से निकलते हैं। ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और वे भीड़ से निकलकर सीधे एक होटल पहुंचे। वहां पहुंचकर आदित्य ने अपने ड्राइवर को कुछ पैसे दिए और कहा, सूरज भाई बाजार जाओ और इनके लिए एक सुंदर साड़ी, चप्पल और जरूरी सामान ले आओ। कुछ ही देर में सूरज भाई एक नीली साड़ी, चप्पल और एक छोटा बैग लेकर लौटे। आदित्य ने अनिका से कहा, होटल के वॉशरूम में जाओ, नहा लो और यह नए कपड़े पहन लो। अनिका ने वैसा ही किया। जब वह नए कपड़ों में बाहर आई तो आदित्य हैरान रह गए। वे सोचने लगे, हालात ने इसे कितना बदल दिया है, मगर इसकी मासूमियत और सुंदरता आज भी वही है। नए कपड़ों में अनिका कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से भरी लग रही थी, जैसे कोई नई दुल्हन हो। आदित्य ने उससे कहा, मुझे एक जरूरी काम से मुंबई जाना है,
अगर तुम मुझे थोड़ा समय दो तो मैं कल वापस आकर इसी होटल में तुमसे मिलूंगा। अनीका ने हामी भरी। आदित्य ने कहा, यहीं रहना, कहीं जाना मत। तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम मैं करवा देता हूं। उन्होंने ड्राइवर को जिम्मेदारी दी और कहा, मैं कल सुबह ही लौट आऊंगा। अनीका ने सिर हिलाया और अपने कमरे में चली गई। उसी रात आदित्य मुंबई चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने दिन भर का काम तो निपटा लिया, मगर रात भर उन्हें नींद नहीं आई। करवटें बदलते रहे। उधर अनीका की हालत भी वैसी ही थी। रात दोनों ने बेचैनी में गुजारी। अगले दिन आदित्य मुंबई से सीधे लौटे और होटल पहुंचे। जैसे ही उन्होंने अनीका को देखा, उनके दिल को तसल्ली मिली। दोनों साथ बैठे और बातें करने लगे। तभी अनीका ने अपनी सच्चाई बतानी शुरू की। उसने धीमी आवाज में कहा, आदित्य, मैंने कभी नहीं चाहा था कि मैं तुमसे तलाकत लूं। आदित्य चौंके और बोले, तो फिर क्यों? अनीका की आंखें भर आईं और उसने कहना शुरू किया, मेरे परिवार वाले, खास तौर पर मेरा भाई और जीजा बहुत लालची थे। हमारी शादी उन्होंने तुम्हारी दौलत देखकर तय की थी। उन्होंने पहले ही योजना बना ली थी कि शादी के बाद मुझे तलाक दिलवाएंगे और तुमसे मोटी रकम निकलवाएंगे। मुझे इस बात की भनक भी नहीं थी। शादी के कुछ साल बाद ही उन्होंने मुझ पर दबाव डालना शुरू किया कि मैं कोर्ट में तलाकन लूं और तुमसे मुआवजा वसूलूं। उनकी बातों में आकर मैंने तुम्हारे खिलाफ 50 लाख रुपए का दावा किया और तुमने वह रकम दे भी दी। लेकिन अनीका की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपनी दर्द भरी कहानी जारी रखी। तलाक के बाद मेरे भाई और जीजा ने पूरे पैसे अपने पास रख लिए। उन्होंने कहा कि मेरी दूसरी शादी करवाएंगे और मेरे लिए एक घर लेंगे, मगर धीरे धीरे सब पैसे खत्म हो गए। जीजा ने अपने बिजनेस में लगा दिए और भाई ने अपनी शादी पर खर्च कर दिए। जब पैसे खत्म हुए तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। माँ बाप ने भी साथ छोड़ दिया। सबने कहा कि अब तुम तलाकशुदा हो, हमारे लिए बोझ हो। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। मजबूरी में मैंने दूसरों के घर काम किया, झाड़ू पोंछा लगाया, लेकिन वहां भी ताने सुनने पड़े। आखिरकार सब छोड़कर सड़क पर आ गई। वहीं से मेरी जिंदगी भीख मांगने में बदल गई। जब मैं स्टेशन पर भटक रही थी तो कुछ भिखारी औरतों ने मुझे अपने साथ कर लिया और मैं उनके साथ रहने लगी। धीरे धीरे मैं भी उसी भीड़ का हिस्सा बन गई। आदित्य, मुझे माफ कर दो। मैंने अपने परिवार के चक्कर में अपना घर, अपनी इज्जत, सब कुछ गंवा दिया। लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए वही प्यार था। मैंने हमारी शादी की तस्वीर अपने पास संभाल कर रखी थी, क्योंकि वही मेरी आखिरी उम्मीद थी। यह सुनकर आदित्य स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों से भी आंसू छलक पड़े। वे सोचने लगे कि किस तरह इंसान का लालच किसी की पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। आदित्य ने अनीका से पूछा, मेरी मां तुम्हें बहुत याद करती थी, क्या तुमने कभी उनसे मिलने की कोशिश की? अनीका रोते हुए बोली, मुझे शर्मिंदगी महसूस होती थी आदित्य। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था। मुझे लगता था कि मां मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। दोनों की बातें करते करते रात के 12 बज गए। आदित्य ने कहा, आज रात मुझे मुंबई में एक और मीटिंग है, मैं निकल रहा हूं। अगर तुम मुझे अपना पता दो तो मैं लौटकर तुमसे वहीं आकर मिलूंगा। अनीका ने अपने किराए के छोटे से कमरे का पता लिखवाया और आदित्य मुंबई रवाना हो गए। वहां दिन भर का काम तो उन्होंने निपटा लिया, मगर रात उनकी आंखों में कटी। करवटें बदलते रहे और बस अनीका के बारे में सोचते रहे। वे सोचते रहे, अनीका ने गलती की थी, लेकिन उसका दिल आज भी साफ है। असल दोष तो उसके घर वालों का था, जिन्होंने उसे बहकाया। क्या मैं उसे एक और मौका दे सकता हूं? उधर अनीका भी अपने कमरे में बेचैन पड़ी रही। वह सोच रही थी, आदित्य ने मुझे इतना सम्मान दिया, लेकिन क्या मैं वाकई इसके लायक हूं? अगले दिन आदित्य जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करके जयपुर लौटे और सीधे उस पते पर पहुंचे। मगर वहां पता चला कि अनीका फिर गणेश चौराहे पर भीख मांगने चली गई है। आदित्य चौराहे पर पहुंचे और उसे ढूंढ निकाला। अनीका उन्हें देखकर हैरान रह गई। आदित्य ने कहा, अनीका, मेरे साथ चलो। वे उसे अपनी कार में बिठाकर उसके कमरे की ओर ले गए। छोटा सा कमरा, एक पुराना बेड, टूटी फूटी चीजें और दीवार पर टंगी उनकी शादी की तस्वीर। आदित्य उस तस्वीर को देखकर ठिठक गए और बोले, हमारा तलाक तो 4 साल पहले हो चुका था, फिर यह तस्वीर क्यों? अनीका फूट फूट कर रो पड़ी और बोली, आदित्य, मैंने तुम्हें कभी तलाक देना नहीं चाहा था। मुझे मेरे परिवार ने बहकाया। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूं जितना शादी के दिन करती थी। यह तस्वीर मेरी एकमात्र उम्मीद थी। इसी को देखकर मुझे तसल्ली मिलती थी कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाए। आदित्य का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा, तुमने गलती की थी, मगर तुम्हारा दिल साफ है। मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन अब हम कानूनी तौर पर अलग हैं। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा।
फिर आदित्य ने कहा, मेरी माँ तुम्हें बहुत याद करती हैं, क्या तुम उनसे बात करना चाहोगी? अनिका की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, हां आदित्य, मुझे माँ से बात करनी है। आदित्य ने तुरंत अपनी माँ को फोन लगाया और कहा, माँ, अनिका मिल गई है, उससे बात करो। माँ की आवाज सुनते ही अनिका फूट फूट कर रोने लगी। माँ ने कहा, बेटी, तुम कहां थी? मैंने तुम्हें कितना याद किया। अनिका बोली, माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की, क्या आप मुझे माफ कर देंगी? माँ तुरंत बोली, बेटी, गलतियां इंसान से ही होती हैं, तुम मेरी बहू हो, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करती थी। आदित्य, उसे घर ले आओ। मां की बात आदित्य टाल ना सके। उन्होंने अनिका से कहा, चलो मेरे साथ घर चलो। अनिका थोड़ी हिचकिचाई, मगर आदित्य ने उसे भरोसा दिलाया और अपनी कार में बिठाकर घर ले आए। घर पहुंचते ही उनकी मां आरती की थाली लेकर खड़ी थीं। उन्होंने पूरे मन से अनिका का स्वागत किया। सास और बहू गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। मां ने अनिका का माथा चूमा और कहा, बेटी, तुम वापस आ गई हो, अब सब ठीक हो जाएगा। आदित्य ने मां से कहा, मां, इसने मुझसे 50 लाख लिए थे, क्या इसे फिर से अपनाना सही है? मां ने जवाब दिया, बेटा, अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। गलतियां इंसान से ही होती हैं, अगर ये पछता रही है तो इसे माफ कर दो। आदित्य ने अनिका को माफ कर दिया और अपने बिजनेस में उसे एक छोटी सी जिम्मेदारी दी ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके। धीरे धीरे अनिका ने अपना आत्मविश्वास फिर से पाया और आदित्य और अनिका दोनों ने मिलकर प्यार और भरोसे के साथ नई जिंदगी शुरू की। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों की कीमत पैसे से नहीं बल्कि भरोसे और मोहब्बत से होती है। अनिका के परिवार का लालच उसे सड़क पर ले आया, मगर आदित्य की दयालुता और माफी ने उसे नया जीवन दिया। लालच इंसान को बर्बाद कर देता है, लेकिन इंसानियत और माफ करना टूटे रिश्तों को भी जोड़ देता है। और इस कहानी का दूसरा सबक यह है कि इंसान की इज्जत उसके हालात से नहीं बल्कि उसके दिल से तय होती है। आदित्य ने अनिका को सड़क पर भीख मांगते देखा, लेकिन उसके अतीत को नहीं बल्कि उसके इंसान होने की कीमत को पहचाना।